हाँ जी। और टुडेज टॉपिक रेजिस्टेंस। देखिए हमने ओम्स लॉ किया था और ओम्स लॉ के अंदर हमने किया V इज इक्वल टू आई आर। व्हाट इज V? Where V is potential difference, I is current and R is the resistance of the conductor through which current is flowing. R क्या है? उस रेजिस्टेंस का उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? देखिए जब भी किसी भी वायर में से करंट फ्लो करता है, किसी भी कंडक्टर में से जब करंट फ्लो करता है, तो ये कंडक्टर का जो मटेरियल है, जस्ट लाइक इट इज़ कॉपर वायर, तो कॉपर जो है, एल्यूमिनियम वायर हो तो एल्यूमिनियम, दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट पासिंग थ्रू, वो इसमें से करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है, इसमें से करंट के फ्लो को चलने से रोकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट के फ्लो को अपोज करना। ये क्या कहलाता है? दैट इज रेजिस्टेंस। सो ईच एंड एवरी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। ऐसा कोई भी मटेरियल रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता जिसका रेजिस्टेंस ना हो। हर एक का रेजिस्टेंस होता है, लेस और मोर। किसी का रेजिस्टेंस कम है तो किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बट होता सबका है। सिल्वर हैज़ मिनिमम रेजिस्टेंस। सिल्वर का रेजिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम होता है, कम से कम होता है। और कॉपर का रेजिस्टेंस उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट काफ़ी कम होता है, इसलिए कॉपर की वायर हम यूज करते हैं। एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस कॉपर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बट बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, इस करके हम एल्यूमिनियम की वायर भी यूज करते हैं। कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम से कम होता है और सिल्वर का रेजिस्टेंस कॉपर से भी कम होता है। फिर हम सिल्वर की वायर यूज क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर। इसी तरह से हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कॉपर की वायर यूज नहीं करते, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फैक्टर। कॉपर इज कॉस्टली, एल्यूमिनियम इज कंपैरेटिवली लेस कॉस्टली, दैट्स वाई एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर द लॉन्ग transmission of the electric current. Our topic is what is resistance? The property of a conductor to oppose the flow of current through it is known as resistance. किसी भी सब्सटेंस का अपने में से करंट के फ्लो को अपोज करना, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी अपने में से करंट के फ्लो को अपोज करना, ये क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होते हैं? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यही यूज करते हैं हम। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस। ओम इसकी यूनिट है और हम इसको इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। यूजुअली न्यूमेरिकल्स में इसी सिंबल से हम यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 ओम? 1 ओम रेजिस्टेंस। आपको पता है रेजिस्टेंस हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया है? ओम्स लॉ से। और ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, दैट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I, ये बनेगा।
क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। हम इसको कर सकते हैं, पहले आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। आप रेजिस्टेंस लिख सकते हैं इतना कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन आई, क्योंकि ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। इसी बेस पे हम इस 1 ओम की डेफिनेशन देंगे। अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm if 1 ampere current flows through it कितना करंट, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, बिकॉज करंट एम्पियर में होता है, 1 एम्पियर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस किस में होता है, वोल्ट में होता है, तो इसको क्या करेंगे, वोल्ट में लेंगे। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू इट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट across its ends, उसके एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा हो, तब हम उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 1 ओम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता ही क्यों है किसी कंडक्टर में, रीजन क्या है। तो आप देखिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई द रेजिस्टेंस इज देयर, यानी कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। एंड टू अंडरस्टैंड दिस, आप देखिए, हम एक वायर लेते हैं और आप देखिए ये वायर है, हम इसको सिलिंड्रिकल वायर शो करते हैं यहाँ पे। वायर सपोज कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है या सिल्वर वायर है, कोई भी हो, मेटल वायर होगी, और मेटल के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हेन करंट इज पास्ड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं इन वन डायरेक्शन। सपोज करो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे मूव करना स्टार्ट होते हैं। जब ये मूव करते हैं तो क्या करेंगे, दीज विल कोलाइड विद द एटम्स एंड आयंस ऑफ दिस मेटल वायर, कि जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उस मेटल वायर के एटम्स एंड आयन से क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं। एंड व्हेन कोलिजन टेक प्लेस, कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो उससे क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट इज अपोज्ड, तो करंट का फ्लो क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें से, जब हम इसको कंडक्टर वायर को किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं, यानी कि किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होते हैं। व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन मूव, these electron collide with the atoms and ions of this metal wire, इसी मेटल वायर के एटम एंड आयन से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन द फ्लो इज अपोज्ड, तो इसका फ्लो क्या हो जाता है, अपोज हो जाता है। जब टकराएंगे तो रुकेंगे ना, चल नहीं सकते फिर, तो फ्लो इज अपोज्ड, और वो फ्लो अपोज होना, दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। What will you write here? आप ये लिखेंगे, cause of resistance, क्या लिखना है आपने, when a conductor is connected to the
सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग, इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं इन वन डायरेक्शन। These moving इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, स्ट्राइक टू और collide with the ions and atoms of the conductor, उससे कोलाइड करते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन the flow of electron is opposed. This is known as resistance. इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। मोर कोलिजन मीन्स मोर अपोजिशन means high resistance. More collision cause more opposition to flow of electron, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो का पोजीशन ज़्यादा होता है, that is it causes high resistance. मतलब उससे रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लेस रहेगा। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन V and I? We know that according to Ohm's law के according V and I they are directly proportional. I is directly proportional to the potential difference, है ना ये? According to Ohm's law graph between V and I, आप देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट flowing is directly proportional to the potential difference. मीन्स करंट जो है I यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंस इफ वी चेंज पोटेंशियल डिफरेंस द करंट विल बी चेंज्ड इन सेम रेशियो, कि अगर आप करंट को चेंज पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करते हैं तो करंट भी सेम रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंज होगा। सो इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ, इसका मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये करंट हम ले लेते हैं, सपोज करो किसी भी तरफ ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि करंट आपने इधर ही लेना है। ये करंट और ये यानी कि आई करंट, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आप इधर ये V ले सकते हैं, इधर I ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ
तो हमारी ग्राफ लाइन क्या आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सो ग्राफ लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ लाइन क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जिस रेशियो में v चेंज होगा उसी रेशियो में i चेंज होगा। तो रेशियो सेम रहेगी, तो इसका मतलब ग्राफ लाइन क्या रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। एंड वी कैन कैलकुलेट i फॉर एनी पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप i कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप i v से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, फिर जिस पॉइंट पे इस ग्राफ लाइन को मीट करेगा वहाँ से फिर करंट पे पर लाइन पे जो है एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i। नाउ नेक्स्ट इज गुड कंडक्टर्स, रजिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये जो गुड कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रजिस्टर होते हैं, दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। किस बेस पे डिफाइन करते हैं हम इनको, रेजिस्टेंस के बेस पे डिफाइन करते हैं। व्हाट इज अ गुड कंडक्टर, हम सिंपली जो अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, एक कहते हैं कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसमें से करंट फ्लो करेगा कंडक्टर, जिसमें से करंट फ्लो ना करे बैड कंडक्टर। बट एक्चुअली दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी। किस बेस पे डिफाइन करते हैं इसको, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी के बेस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ऑन बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, उसको हम बाद में कैटेगराइज करेंगे, एक ही बात है, चाहे रेजिस्टेंस के बेस पे करें या रजिस्टिविटी के बेस पे करें। दे आर डिवाइडेड, ऑल मटेरियल दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, 3 टाइप्स में इनको क्लासिफाई करते हैं। वन इज द गुड कंडक्टर, कौन से होते हैं, दोज मटेरियल विच हैव very low electrical resistance जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है, एंड अलाउ मैक्सिमम करंट टू फ्लो थ्रू इट। अपने में से मैक्सिमम करंट के फ्लो को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज कंडक्टर्स। दोज मटेरियल विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड अलाउ मैक्सिमम करंट फ्लो थ्रू इट आर कॉल्ड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स, एक ही बात है, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर या फिर गुड कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है सब मेटल्स में। इसके बाद रजिस्टर, रजिस्टर्स वो होते हैं जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली हाई होता है। Those materials which have comparatively high resistance to electric current are called
रजिस्टर्स, सॉरी उनको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। एलोएज ऑफ मेटल्स एक्ट एज रजिस्टर्स, क्योंकि एलोएज का जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हाई होता है, दैट्स वाई वो एज ए इलेक्ट्रिकल रजिस्टर एक्ट करते हैं। इसमें हम क्या नेम ले सकते हैं, नाइक्रोम का नेम ले सकते हैं, मैंगनीन का नेम ले सकते हैं, कॉन्स्टेंटन का नेम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन को यूरेका भी हम कहते हैं, इसका अनदर नेम क्या कह सकते हैं, यूरेका, नाइक्रोम एटसेट्रा। ये रजिस्टर्स हैं, इनके हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के फिलामेंट बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस हाई चाहिए होता है। एंड थर्ड आर द इंसुलेटर्स। Insulators, those materials which have infinitely high electrical resistance, जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इनफाइनाइटली हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या नेम दे सकते हैं, प्लास्टिक, रबर, ड्राई वुड, ये सब क्या है, ग्लास, ग्लास भी, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स। इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। नाउ हाउ द रेजिस्टेंस इज अफेक्टेड, रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होता है, मतलब रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कौन कौन से करते हैं, एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, वायर लेके आप एक वायर लीजिए, उसको जो है किसी भी सर्किट से यानी किसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दीजिए, फिर आप डबल लेंथ की वायर लेके उसी के कनेक्ट कीजिए, आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस डबल हो जाता है। फिर आप एक थिक वायर को कनेक्ट कीजिए उसी जगह पे, लेंथ सेम रहने दें, रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है। तो देयर आर डिफरेंट वेज, तो उसी बेस पे हम फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। नंबर 1, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये अफेक्ट करता है। हाउ डज इट अफेक्ट द रेजिस्टेंस, इफ आप सीधा ही कीजिए, resistance is directly proportional to of a conductor is directly proportional to the
length of conductor wire कंडक्टर वायर के रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर वायर की लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आप लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर जो है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको आप नंबर 1 भी दे सकते हैं। अनदर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, कंडक्टर वायर का। तो रेजिस्टेंस इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section of a conductor wire। कंडक्टर वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, वेयर A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड फैक्टर, टेम्परेचर। इन मेटल्स, सिर्फ मेटल्स की बात कर रहा हूं, इन मेटल्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। In alloys, resistance decreases with increase in temperature। जनरली ऐसा होता है एलोइज में, एक बार थोड़ा इंक्रीज होता है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इन इंसुलेटर्स, इन इंसुलेटर्स एंड मोस्ट ऑफ alloys, there is no effect of temperature on resistance। ये पोजीशन होती है कि ज़्यादातर में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है। इसके बाद नेचर, फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द of a conductor depends upon its nature, that is
resistance of different material is different। अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, कॉपर का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, आयरन का अलग, सिल्वर का अलग, इस तरह से। सम हैव हाई रेजिस्टेंस, सम हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये नेचर के ऊपर है। आप ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक जितने भी एलोएज हैं, इंसुलेटर्स हैं, दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, मेटल्स जनरली हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये आप कह सकते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद ये मेन 4 फैक्टर्स हमने क्या किया कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वायर थिक होती रहेगी तो रेजिस्टेंस कम होता रहेगा और वायर थिन होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और यही रीज़न है कि जब भी कोई वायर आप देखते हैं उसके अंदर बहुत सारी पतली पतली बहुत ज़्यादा वायर होती हैं, थिन वायर होती हैं बहुत सारी। ये थिन वायर क्यों होती हैं बहुत सारी? सो दैट एरिया इंक्रीजेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए। एक थिक वायर की बजाय बहुत सारी थिन वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करने के लिए सो दैट रेजिस्टेंस क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए एक वायर में बहुत सारी थिन वायर्स होती हैं। टेम्परेचर सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, जनरली मेटल्स का, क्योंकि कंडक्टर मेटल होते हैं, इनका टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। एंड नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी डिफरेंट मटेरियल का रेजिस्टेंस डिफरेंट होता है। एलोइज का हाई होता है, इंसुलेटर का इनफाइनाइटली हाई होता है और मेटल का क्या होता है? लो होता है। और मेटल्स में भी आप मेटल चेंज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। सिल्वर का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत बहुत वेरी वेरी लो होता है, इसलिए वो बेस्ट कंडक्टर है। लेड का बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ वेरी पुअर कंडक्टर, तो हम उसको एज ए कंडक्टर यूज करते ही, वायर यूज ही नहीं करते। वायर हम एल्यूमिनियम, कॉपर इनकी यूज करते हैं। वाई? बिकॉज दे हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। नाउ टू डेवलप द फॉर्मूला फॉर दिस, इसके लिए फॉर्मूला डेवलप करेंगे हम। अब आप इसके लिए फॉर्मूला कैसे डेवलप कर सकते हैं कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली इन दो से अफेक्ट होता है। टेम्परेचर सबके लिए वेरी करता रहता है, नेचर मटेरियल की, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो दैट्स वाई फॉर्मूला डेवलप करने के लिए इफ़ वी कंबाइन दीज टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. So if we combine this, we obtain R is directly proportional to L upon A. L upon A होगा। और आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो is a constant called resistivity or specific resistance of conductor. इसको हम कंडक्टर के रेजिस्टिविटी या फिर क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। दिस इज R. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इट इज एक्चुअली रेजिस्टेंस। आप ये समझने के लिए ये कीजिए कि कोई भी अगर हम कंडक्टर
वायर लेते हैं और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ भी कितनी हो 1 मीटर हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितनी 1 मीटर। देन उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होती है। जो उसका रेजिस्टेंस होगा किसका, एक वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और जिसकी लेंथ जो है कितनी है 1 मीटर है, तो उसका जो एरिया, उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? लिसन अगेन, हम एक वायर लेते हैं जिसकी यूनिट लेंथ है यानी कि 1 मीटर और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये भी कितना है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और ये जो लेंथ है ये कितनी है 1 मीटर है। लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वही इसकी रेजिस्टिविटी होगी। और ध्यान रखने की बात यह है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी तब एग्जिस्टेंस में आते हैं जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो। अब इस टाइम पे इस वायर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टिविटी नहीं है। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी कब एग्जिस्टेंस में आएंगे, जब इसमें से क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, उसी टाइम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एग्जिस्टेंस में आते हैं। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? It is the resistance of a conductor wire of unit length having area of cross section स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट। आप इसको यूनिट लेंथ की बजाय 1 मीटर कह सकते हैं और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप क्या कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर 1 स्क्वायर यूनिट, देन इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर ऑफ यूनिट लेंथ having area of cross section 1 square unit when current passes perpendicularly to opposite faces, कि इसके अपोजिट फेसेस, करंट ऑलवेज अपोजिट फेस में से ही पास करता है। ऐसा नहीं होता कि भाई करंट हम यहाँ से बीच से पास करें, यहाँ से करें और वो यहाँ से निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। करंट ऑलवेज अगले एंड पे ही जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर पासिंग ही है, तो करंट परपेंडिकुलर ही पास करता है, बट इट इज़ वे टू राइट। कि जब हम करंट पास करते हैं किसी भी कंडक्टर वायर में से जिसकी लेंथ 1 मीटर है, यानी कि लेंथ यूनिट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 स्क्वायर यूनिट है, तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर ऑफ यूनिट लेंथ हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट, एक ही बात है। देन व्हेन करंट पासेस थ्रू इट परपेंडिकुलरली टू द अपोजिट फेसेस, देन इट्स रेजिस्टेंस इज नोन एज रेजिस्टिविटी। मतलब कि वो कंडक्टर वायर जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर यूनिट है, और जब उसमें से करंट पास करते हैं तब वो जितना रेजिस्टेंस शो करता है वही उसकी क्या होती है,
रजिस्टिविटी होती है। यानी 1 मीटर की वायर लें जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो तो उसका रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी सेम है। यूनिट SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर और it is denoted by ohm meter. Now classification of material on the basis of resistivity. Resistivity के बेस पे हम मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करते हैं? Classification of material on basis of resistivity. वही है सेम, बट थोड़ा नेम चेंज हो जाता है। जिसको हम कंडक्टर या गुड कंडक्टर कहते हैं वो नेम सेम रहेगा, इंसुलेटर नेम सेम रहेगा, और हमने एक नेम और दिया रजिस्टर, उसको यहाँ पे सेमी कंडक्टर नेम दे देंगे, अदरवाइज सेम है, चेंज कुछ नहीं। मतलब आप उसको सेमी कंडक्टर वर्ड यूज भी कर सकते हैं। तो कंडक्टर इज व्हाट, रेजिस्टेंस के बेस पे हमने क्या कहा, दोज विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे आर नोन एज कंडक्टर्स। और रजिस्टिविटी के बेस पे कहें तो दोज विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी दैट इज नोन एज कंडक्टर। क्योंकि यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस भी वही होता है और रजिस्टिविटी भी वही होती है, दैट्स वाई दोनों की सेम बात है। हमने इसमें ऑर्डर भी दे दिया है, एग्जाम्पल भी दे दिया है कि भाई इतने से इतने तक वैल्यू रहेगी तो रजिस्टिविटी वो मेटल है, और अगर वैल्यू मतलब वैल्यू की रेंज दे दी है, और रेंज इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डेफिनेशन, मतलब रेंज दी है आपको समझाने के लिए। तो कंडक्टर आर व्हाट, आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन वही रेजिस्टेंस के बेस पे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दो सब्सटेंसेज विच हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड उसमें साथ में ये बता दो कि रजिस्टिविटी की वैल्यू ये हो। मतलब डोंट गेट कंफ्यूज, मैं दोनों की इकट्ठी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि आपको कंडक्टर की डेफिनेशन क्या देनी है। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, दोनों की मैं कंबाइन दे रहा हूं, और रजिस्टिविटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। बस एक ही बात है। The range of resistivity for conductors is between 10 raised to power minus 8 ohm meter to 10 raised to power minus 6 ohm meter। ये रेंज रहेगी तो वो क्या है, कंडक्टर्स है। और आपको पता ही है कंडक्टर्स कौन से हैं, एग्जांपल आप बेस्ट कंडक्टर के दे सकते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, उसकी जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 ओम मीटर होती है। किसकी, सिल्वर की। बेस्ट कंडक्टर है, लोएस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है उसकी। इस तरह इंसुलेटर कौन से होंगे, दोज मटेरियल विच हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर कौन से होंगे, वही सेम डेफिनेशन, अलग लिखने की जरूरत नहीं। इंसुलेटर्स दोज मटेरियल्स विच हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और
resistivity, they are called insulators, and these have range of resistivity between 10 raised to power 22 to 24, 22 ohm meter to 10 raised to power 24 ohm meter. ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर हैं. दूसरे रह गए सेमी कंडक्टर और रजिस्टर्स. क्योंकि रजिस्टर वर्ड रेजिस्टेंस के बेस पे दिया है, इस करके वो वर्ड यहाँ यूज़ नहीं करते. यहाँ पे यूज़ करते हैं हम क्या? सेमी कंडक्टर, जो पार्सली कंडक्ट करें. दोज सेमी कंडक्टर. Those material which have resistivity higher than conductors and lesser than insulators, they are known as semiconductors. तो रेजिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो जाती है. रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे आप क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. एग्जाम्पल आप जो है क्या कह सकते हैं? सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन का एग्जांपल दे सकते हैं, जर्मेनियम का एग्जांपल दे सकते हैं, जिरकोनियम का एग्जांपल दे सकते हैं. ये सारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं. तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर दोज विच हैव रेजिस्टिविटी मोर देन कंडक्टर्स एंड लेस देन इंसुलेटर्स, एंड दे जनरली रेंजेस बिटवीन 10 raised to power -6 ohm meter to 10 raised to power -2 ohm meter. इनके बीच में रहती है रजिस्टिविटी, इनके बीच में रहती है. और रजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं. एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के हैं, बट सेमीकंडक्टर 10th क्लास तक यूज नहीं होते हैं. इसके बाद क्वेश्चन है, आपने जो डेफिनेशन देनी है कंडक्टर्स की और इनके, आप रेजिस्टेंस बेस पे दीजिएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी बेस ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, मेनली रेजिस्टेंस बेस ही है. तो रेजिस्टेंस बेस वाली डेफिनेशन या इस तरह से कंबाइंड करके दे सकते हैं. द कंडक्टर वायर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर. वाई इनकी क्यों बनी होती हैं? रीज़न क्या है? वाई डू कंडक्टर वायर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर. इनकी क्यों बनी होती है? कॉस्ट फैक्टर नहीं, पहले हमें सबसे पहले बात देना रेजिस्टेंस का फैक्टर. हाँ जी, क्या कहेंगे? एल्यूमिनियम एंड कॉपर हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टिविटी these allow maximum current to flow through it, अपने में से मैक्सिमम करंट के फ्लो को क्या करते हैं? अलाउ करते हैं. सो वायर्स या कनेक्टिंग वायर्स कहिए, वायर्स आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लो होता है और या रेजिस्टिविटी लो होती है, और लो होने की वजह से मैक्सिमम करंट को अपने में से अलाउ करते हैं, जिसकी वजह से हम इनका यूज़ एज ए कंडक्टर वायर यूज करते हैं.
Another question, why the filaments of electric bulb are made up of tungsten? Why do filaments of bulb are made of टंगस्टन? क्यों? देखिए, बल्ब किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करता है। उसका फिलामेंट हीट अप होगा तो वो ग्लो करना स्टार्ट करता है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब जब मटेरियल हमें फिर इसका मतलब ऐसा चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, इजीली मेल्ट ना हो यानी कि, और इजीली बर्न ना हो, ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए आसानी से, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो इसी वजह से यानी कि जो टंगस्टन है दैट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर, दैट्स वाई बल्ब इज मेड अप ऑफ दिस। तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज tungsten has very high melting point about 3380 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड डू नॉट वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सो डू नॉट मेल्ट, सीधा ही कर दो, एंड डू नॉट मेल्ट इजीली, it does not oxidize easily, that is do not burn, बर्न नहीं होता। सो टंगस्टन इज यूज्ड एज फिलामेंट ऑफ बल्ब। हमने टू रीज़न दिए हैं कि एक तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब इजीली बर्न नहीं होता, और दूसरा ये कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हीटिंग वाले में तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात ही चाहिए और ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें हैं। यू मे बी आस्क्ड क्वेश्चन कि हीटिंग अप्लायंसेस जो होते हैं उनके जो फिलामेंट हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है और आपका जो है हीटर है, इनके जो फिलामेंट हैं ये फिलामेंट एलोएज के बने होते हैं। नाइक्रोम क्या बना होता है? रीज़न क्या है, क्यों बने होते हैं नाइक्रोम के? क्वेश्चन इज व्हाई डू फिलामेंट्स ऑफ electrical heating devices are made up of नाइक्रोम? क्यों? एलोएज लाइक नाइक्रोम कर दो, एलोएज लाइक नाइक्रोम। रीजन वही रहेगा बिल्कुल, ऑक्सीडाइज नहीं होते इजीली और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बिकॉज नाइक्रोम डज नॉट ऑक्सीडाइज इजीली,
एक बात तो ये, ऑल्सो नाइक्रोम हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मतलब मेल्ट नहीं होगा और बर्न आउट नहीं होगा। तो इसकी वजह से हम इसको जो है क्या करते हैं, एज ए फिलामेंट यूज करते हैं। सो नाइक्रोम इज यूज्ड एज फिलामेंट फॉर हीटिंग डिवाइसेस। आप एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हाई होता है, इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट